नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर क्रिएटर्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में बढ़ा रखा होगा। मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका स्वागत करती हूँ दिल से, बिल्कुल बहुत दिल से स्वागत करते हुए, सुस्वागत करते हुए आपके साथ आज की आत्मा की यात्रा की कहानी लेकर बिल्कुल पूरी तरह से तैयार। पहले तो आप बताइए, आप सब कैसे हैं? बिल्कुल मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। यस, ऐसे ही रहना है, मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। तो तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु अपने आप को हम सब कह सकते हैं। चलिए जी, वो डेफनी से मिला, आपको पता है पीटर रिशेलू अपनी गर्लफ्रेंड से मिला। वो वहाँ पर जो कि वो जबकि मर चुकी थी, वो उसकी आत्मा वहाँ पर बैठी वायलिन बजा रही थी, म्यूज़िक के साथ वो भी अपना काम कर रही थी। उसको देख के, एक दूसरे को देख के बहुत खुश हो गए दोनों। ये मैंने कल आपको बताया। तो जब उनकी बातें चल रही थी तब उसे बोलता कि हम जो भी कहते हैं या करते हैं हम उसे याद मैं बिल्कुल रखूँगा। उसने ये बोला, काफ़ी सारी उनमें दोनों की बातें हुई आपस में। उसके बाद जैसे ही उन्होंने बोला मैंने ये कहा तो मेरा मित्र बिल्कुल परदेश कमरे में, सॉरी कमला बोल दिया, कमल का फूल, लोटस कॉलिंग चैनल। यस, उन्होंने बोला कि वो मित्र, मेरा मित्र जो था वो कमरे में प्रवेश किया। आज क्या हो रहा है? कुछ तो अजीब लप-लपा रही है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों, क्या हो गया? कोई बात नहीं, इट्स ओके, सम टाइम ऐसा होता है। यूनिवर्स पूरी तरह सपोर्ट तो करते ही हैं हम सबको, और अच्छा है। उन्होंने कहा कि उस आचार्य उसका, वैसे वो डेफ़नी उनको आचार्य के नाम से संबोधित करती थी, जो उनका भारतीय मित्र था। फिर उन्होंने बोला, "अरे वाह! तुमने तो इसको खोज निकाला।" उसने कहा था, "मुझे लगा था कि मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए, अगर समय के लिए छोड़ दूँ, तो शायद तुम अपने आप को, इसको, डेफ़नी को ढूँढ लोगे। वह तुम्हारी बहुत सारी मदद कर सकती है। एक-दूसरे के प्रति तुम 2 लोगों के प्रेम के कारण बहुत कुछ संभव हो पाएगा।" वो कहते हैं, आप दोनों के प्रेम के कारण बहुत कुछ संभव हो पाएगा, क्योंकि दुनिया को हमें दिखाना है कि ये एक सूक्ष्म यात्रा द्वारा हम बहुत कुछ चीज़ें पा सकते हैं, हम एक डर को मिटा सकते हैं। तो उसने ये सब बातें करने के पश्चात उसने बोला कि जैसे मेरा हाथ पकड़कर तुम यहाँ आए थे नीचे से पहले, फिर दूसरे या तीसरे खंड पे, इसी प्रकार तुम अपनी डेफ़नी की मदद भी ले सकोगे। अपनी इच्छा की शक्ति के संपर्क का माध्यम पाकर तुम्हें कहीं भी जाने को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसने अपनी बात जारी रखी। तुम्हें अभी कर्म सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। उसने आज जो भारतीय मित्र था, उन्होंने पीटर रिशेलो को बोला, वह नियम तो काफ़ी हद तक तुम्हारे संपर्क में बनाता है और तुम्हें वह अवसर प्रदान करता है। क्या? कर्म सिद्धांत, जो तुम्हारे विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म का ये सिद्धांत अथवा कारण कार्य सिद्धांत तुम्हारे प्रत्येक विचार, शब्द और कर्म का हिसाब रखता है। कौन? कर्म का ये सिद्धांत तुम्हारे अथवा कारण कार्य सिद्धांत तुम्हारे हर प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक कर्म का हिसाब रखता है। धरती पर रहते हुए तुमने उसे चाहा, उसने भी बदले में तुम्हें प्रेम दिया। यानी तुमने डेफ़नी को चाहा, उसने भी बदले में प्रेम दिया। बेशक तुम्हारा ये प्रेम विवाह बंधन में नहीं परिणित हो सका, ये सच है कि तुम दोनों का एक नाता है, जिसे अभी या कभी भी भलीभूत होना ही है। प्रेम में होने की वजह से तभी तो तुम, मतलब, यहाँ इसको मिल पाए हो। उन्होंने बोला, ये बहुत कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस अवस्था में होता है या स्वयं को उसमें होना कल्पित करता है, तो सिर्फ देना ही चाहता है, और कुछ समय के लिए वह देता भी है, उसके बदले में कुछ पाना नहीं चाहता। दूसरे शब्दों में कहें कि उन्हें आनंद मिलता है जिसे बयान नहीं किया जा सकता है। उसका ये देना एक कारण है जिसका परिणाम तो होगा ही, अर्थात कर्म सिद्धांत यहाँ भी लागू होगा। प्रेम का सच्चा आदान प्रदान प्रगति के लिए लाभकारी है, क्योंकि दोनों ही हर तरीके से एक दूसरे की मदद करने के लिए बेहद तैयार हैं। इसलिए तुम दोनों के संपर्क का मैं स्वागत करता हूँ। ये मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। मैं स्वयं तुम्हें यहाँ ला नहीं सकता था, क्योंकि ये तो कर्म सिद्धांत के निर्वहन में दखल-अंदाज़ी होती कि मैं कर्म सिद्धांत के अपना नहीं जा सकता। इसीलिए तो कहती हूँ, कर्मों की मार हमें बहुत पड़ती है माय डियर फ्रेंड्स। हम एक-एक कर्म को बड़े ध्यान से देखें कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रहे हैं,
किसी के बारे में हम बुरा सोच रहे, किसी के बारे में भला नहीं सोच रहे, किसी को कुछ बोल दे रहे हैं, मन में उस दूसरों के लिए इंटरफेरेंस, मन में दूसरों के लिए कंप्लेंस ही कंप्लेंस, कोई दया की भावना नहीं, तो ये हमारे कर्मों का सिद्धांत ऐसे ही बनता जाता है और बिगड़ता भी जाता है। तो अब ये तुम दोनों के हाथ में है कि किस प्रकार तुम इन परिस्थितियों का लाभ उठाते हो, और जिन्होंने तुम्हें फिर से मिला दिया है, भगवान के काम इतने कितने सम्मोहित करने वाले हो। अगर चार्ल्स की मृत्यु ना हुई होती और तुम दुखी ना हुए होते, मैं तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ नहीं आता। क्या मैं यहाँ आ पाता? ऐसे उन्होंने बोला। अब इस विकास, ये भी एक डिवाइन का पर्पस, डिवाइन का प्लान होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे दुनिया को जगाने के लिए, हम सबको जागरूक करने के लिए उनका ये प्लान बना, कैसे ये उस बंदे ने बुक लिखी है, और बुक ये आज हम पे हिंदी में भी इंग्लिश में भी यहाँ पर पहुँची। तो आज क्यों हम पढ़ पा रहे हैं इस बुक को, आपको बता पा रहे हैं। हो सकता मैं भी नहीं होती आपको सुनाने के लिए, हो सकता मैं कहीं और में बिज़ी होती। ये टाइम शायद मुझे भी दिया गया है कि मुझे भी लोगों को कैसे आगाह करना है कि इस बुक द्वारा और अपनी मेडिटेशन द्वारा मैं कैसे लोगों को जागरूक कर सकती हूँ, और कैसे आप लोग को समझा सकती हूँ कि कर्मों का सिद्धांत क्या है। कर्म द्वारा हम अपनी इच्छा भी कर सकते हैं, कर्म द्वारा हम अनिच्छा में भी जीते हैं। कुछ चीज़ें जो हमें नहीं मिलती हैं, वो रोते बिलखते रहते हैं। तो इनको हमको चीज़ों को छोड़ना होगा मास्टर्स। फिर उन्होंने बोला कि तुम हमेशा के लिए ये चीज़ें खो चुके होते जो आज तुम पा रहे हो। मैं ये गारंटी तो नहीं दे सकता, पर हो सकता है किसी दिन तुम एक साथ सूक्ष्म अभियान पर जाओ और उसके बाद अपने समस्त अनुभव हमेशा याद रहें। एक आदर्श स्मृति के विकास के लिए जिसमें शरीर से बाहर होने की अवस्था और अनुभव भी शामिल है। बहुत अभ्यास की ज़रूरत है, और तुम भी एक नौसिखिए न तो हो नहीं। उन्होंने बोला तुम नौसिखिए ही हो। एक शब्द है ना, नौसिखिया। तुमने आज जो बहुत कुछ देखा है उसे याद रखने में तुम्हारी मैं मदद करूँगा। और आज तुम रात को घटनाओं की पूरी रिपोर्ट लिखोगे। तुम जान जाओगे अपनी यात्रा के विवरणों का भौतिक मस्तिष्क कोशिकाओं में वापस लाना कितना महत्वपूर्ण होता है। तुम्हें शायद भविष्य में और प्रयास करना होगा। धीरे धीरे तुम चेतना की निरंतरता को बनाए रखने के लिए योग्यता पा सकते हो, और बहुत आवश्यक है भौतिक जीवन में जिसे तुम चाहते थे उसे सूक्ष्म जगत में पा लिया, और मात्र ये सच्चाई ही तुम्हें अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। डेफनी तुम्हारी बहुत मदद कर सकती है, क्योंकि उसे यहाँ रहते हुए कुछ समय बीत चुका है। वह जानती है कि विचार में कितनी शक्ति है, ये जानती है कि सूक्ष्म जगत में क्या क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। यदि तुम अपने उन अनुभवों को याद रखने के प्रयास को जारी रखो और तुम्हें शरीर से बाहर होने की अवस्था में होते हैं, और शायद तुम एक दूसरे अस्तित्व को जारी रख सकते हो, वह अस्तित्व जो तुम्हारे भौतिक शरीर की सुप्तावस्था में ही चलता है। अब डेफनी ने मेरे मित्र की और मुड़ते हुए वार्तालाप को आगे बढ़ाया। किंतु आचार्य, जैसा कि तुमने कहा था, मैं हेनरी की अब मदद कर सकती हूँ। हेनरी कहती थी वो पीटर रशेलू को। मैं उससे संपर्क क्यों नहीं कर सकी जब मैं यहाँ आई थी, जबकि मैंने बहुत कोशिश की थी। ये अपनी सूक्ष्म अवस्था में जब चली गई थी मरने के बाद, तो इससे काफ़ी इसने कोशिश की इससे मिलने की, लेकिन उसको नहीं पता था, क्योंकि वो चीज़ों को देख के चल ही नहीं रहा था। क्योंकि एक कहते हैं ना, जब हम साधक बन जाते हैं, जब इस यात्रा पे एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ निकल जाते हैं, तब हमें इन चीज़ों का एहसास होने लग जाता है। तो उसने बोला, मैं इस पर कोई प्रभाव तब क्यों नहीं डाल पाई। इससे पहले ही वो जवाब दे पाता, मैंने पूछा, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। तुमने मेरे मित्र को आचार्य कहकर बुलाया, लेकिन मैं तो इसके नाम को जानता ही नहीं था, जबकि मैं पिछले दिनों से इनसे कई बार मिला हूँ। क्या तुम्हारा नाम आचार्य है? उसने बोला, हाँ और नहीं भी। मेरे भारतीय मित्र ने बताया, ये मेरे नाम का एक अंश है, और अक्सर मुझे इसी नाम से सब लोग बुलाते हैं जिसके साथ इस जगत में मेरा संपर्क है। सब यहाँ पर मुझे आचार्य के नाम से ही जानते हैं, जो सूक्ष्म यात्रा में लोग रहते हैं। हमारे काम के लिए काफ़ी है। तुम ही चाहो मुझे किस नाम से पुकार सकते हो, पर जल्दी ही तुम जान पाओगे। इन जिन नामों से तुम्हें भौतिक जगत में पुकारा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तुम डेफनी हेनरी से संबंध नहीं जोड़ पाई, तो क्या ऐसा कर पाए?
तुम ऐसा कर पाए हेनरी? नोट करो, मैं पहली बार तुम्हें इस नामों से पुकार रहा हूँ। जबकि जब तो हेनरी आध्यात्मिक अर्थ में अभी जागरूक नहीं हुआ था। परिणाम स्वरूप उसने ये भी याद नहीं था कि शरीर से बाहर आने पर उसने क्या किया था। इक्का दुक्का स्वप्न जरूर देखे थे उसने, दिखाई दिए अधूरे और गड़मड़ गड़मड़ जैसे। इसलिए अगली बार वो शरीर से बाहर निकला, उसके पास कोई स्पष्ट योजना नहीं थी कि उसे क्या करना है। तुमने उससे बात की, मैं जानता हूँ कि जैसा तुमने कहा वैसा ही कोई असर नहीं हुआ। भौतिक जगत में जो होता था, अब तुम उससे ये उम्मीद कर सकती थी कि उसे याद होगा कि कुछ दिन पहले तुम्हारी क्या बात हुई थी। तो वो उन चीज़ों को उसको समझा रहा है। तो इसके लिए इसको झटका एक लगना बहुत ज़रूरी था। जो उसके भाई की मृत्यु हुई, चार्ल्स की मृत्यु के बाद ये झटका देना यूनिवर्स समझते थे, तभी ये जागरूक हुआ है इन चीज़ों के लिए। और इसकी चोट से ही कहते हैं अनुभव जब हम पाते हैं, हमें जब चोट लगती है, एक ठोकर लगती है, तो भी हमारी अवस्था और आगे बढ़ना शुरू होती है। जब तक यूनिवर्स ठोकर नहीं डाल देते, तब तक हम उसी भौतिक शरीर के साथ लिपटे हुए रहते हैं मास्टर्स। इसलिए मनुष्य जो चाहे पा सकता है, सीखने के लिए ही चोट लगना बेहद ज़रूरी है। तुम्हें ये मिल जाएगा, परम गुरु जीसस ने कहा था, और बिल्कुल सच कहा था। पर चलो अब आगे चलते हैं, क्योंकि मुझे तुम्हें शरीर में लौटाने से पहले कुछ और भी दिखाना है। डेफनी, तुम भी हमारे साथ चलोगी। तो वो आचार्य, जो नाम उनको सूक्ष्म रूप में, वो भारतीय मित्र को आचार्य के नाम से सारे सूक्ष्म लोग में उसको बुलाते थे सारे लोग। ज़रूर, डेफनी ने कहा, मैं जानती हूँ तुम्हारी मदद को और ज्ञान के बल पर मैं तुम्हें उन जगह पे ले जा सकती हूँ जहाँ मैं अपने सीमित ज्ञान के सहारे अब तक नहीं जा पाई हूँ, उसने ये बोला। तो फिर सबसे पहले बोलते हैं अपनी घड़ी को देखो। आचार्य ने मुझसे कहा कि मेरी घड़ी देखो, कितना समय हो गया है। मैंने बोला, मैं घड़ी तो मेरे को दिख ही नहीं रही, धुंधला सा दिखाई दे रहा है, पर मुझे घड़ी नहीं दिख रही। घड़ी की सुइयाँ स्थितियों बदली, यहाँ का मतलब उसने बोला सूक्ष्म जगत में टाइम की कोई वैल्यू नहीं, टाइम ही नहीं है वहाँ पर। समय का कुछ पता नहीं, समय कैसा है, क्या चल रहा है, जो हमें भौतिक शरीर में यहाँ यानी धरती पर ही मिल सकता है। वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें घड़ी बांधने की आदत थी ना, इसलिए कल्पित तुमने घड़ी बांधी होगी, तो बार बार अपनी कलाई की तरफ देख रहे थे। तो उन्होंने बोला, ठीक है, मैं देखता हूँ तुम्हारी घड़ी घड़ी का कितना बजे है। वो जल्दी से बोलता है, 1 सेकंड नहीं लगा, वो वापस गया धरती पर, उसकी घड़ी में टाइम देखा और वापस आ गया आचार्य 1 सेकंड में। तो वो 1 सेकंड, यहाँ बहुत टाइम और वहाँ सेकंड में वो वापस सूक्ष्म यात्रा द्वारा पहुँचेंगे कि अभी तुम्हारा टाइम है, हमें यहाँ आए हुए अभी 1.5 घंटा हुआ है। उसको लगा कि 1.5 घंटा नहीं, हमें लगता पूरी रात हो गई है, इतना ऐसे लगा था कि टाइम का कोई पता ही नहीं चलता है। तो उसके बाद कई घंटे बीत चुके लगते थे, सिर्फ 1.5 घंटा ही बीता तो नहीं लगता। आचार्य ने आगे कहा, तुम जल्दी ही ये बात समझ जाओगे। तो तुम्हें यहाँ आए हुए अभी 1.5 घंटा ही हुआ है, तुम अपने अनुभव लिखोगे, जान पाओगे भौतिक जगत के इतने थोड़े से वक्त में तुमने क्या क्या अर्जित किया है, क्या क्या सीखा है इतने थोड़े से समय में तुमने। फिर तुम बोलोगे 6 बजे, अरे अभी तो 6 बजे, मैं 1 घंटा और सो सकता हूँ। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो मतलब अभी 20 मिनट ही बीते हैं, और ये सच्चाई है, तुम्हें याद रखनी चाहिए। उन्होंने ये बोला। डेफनी के कमरे से निकल कर बहुत बाहर गलियारे में आकर सीढ़ियों से उतरकर बड़े हॉल में इन्होंने प्रवेश किया। वहाँ इसे बगीचा था, बहुत सुंदर बगीचा था, वहाँ कोई नहीं था। एक आदमी ज़रूर पढ़ाई के लिए वहाँ बैठा था, और वो विशाल वृक्ष की तरफ बढ़ गए, जिसकी जड़ों में उन्होंने, फिर वो आगे चल के आरामदायक कुर्सियों के साथ काम किया। हमें चुपचाप बैठ जाने को कहा गया। पर यही समय है जब हम इस स्थान पर फैली रोशनी के लिए मैं कुछ कहूँ। हमारे चारों तरफ बोलता घने पेड़ थे। भारतीय जंगलों की तरह यहाँ पेड़ों की शाखाएं, बहुत सी छोटी शाखाएं थी, इसलिए ऊपर जगह कम थी, नीचे जगह ज़्यादा थी। हम बैठे थे जहाँ पर, जैसा मैं बता चुका हूँ, सूक्ष्म जगत में रोशनी का रंग सलेटी नीला जैसा होता है, चांदनी से कहीं अधिक उजाले से भरा। अगर एक सफ़ेद खरगोश यहाँ से दौड़ता हुआ जंगल की ओर निकल जाता तो उसे साफ देखा जा सकता था। इस प्रकार यहाँ जो कुछ हो रहा था उसे साफ देखने के लिए आदर्श रोशनी थी। फिर भी चारों ओर घिरे जंगल के कारण रोशनी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकती थी। कुछ मिनट वहाँ बैठने के बाद बोनो जैसे मोटे छोटे व्यक्तियों का एक समूह आया, मेरे बाएं हाथ की ओर से जंगल में निकल गया।
बोलते हैं। छोटा सा समूह बोने जो थे, बोने आए और निकल गए। एक अर्धवृत्ताकार में एक और चौकड़ी मारकर मैं बैठ गया। यहाँ जहाँ तक मुझे याद है, ये लगभग 10 सदस्य होंगे। प्रत्येक के हाथ में एक यंत्र था, नगाड़े, ढोल, बीच में कुछ चीज़ लग रही थी। मैंने देखा सबसे सबने ब्राउन रंग के सूट पहने हुए थे, छोटे छोटे जूते, टोपियाँ चटकीले हरे रंग की थी, पेड़ों के पत्तों से भी ज़्यादा चमकीली थी। उनके नैन नक्श से लगता था वो प्रौढ़ थे। धरती के मानदंड के हिसाब से 40 से 70 वर्ष के बीच में वो रहे होंगे, जिसमें से उन्होंने वॉल्ट डिज्नी की फिल्म स्नो वाइट की वो 7 बोने जिसने भी देखी है, वे इन लोगों की शक्ल सूरत का अंदाज़ा लगा सकते थे। जो जिसने भी स्नो वाइट पिक्चर देखी है, उसमें जो बोने होते हैं वैसे ही वो बोने थे वहाँ पर। वे बोल नहीं रहे थे, ना ही कोई आवाज़ निकाल रहे थे। इसके तुरंत बाद जंगल की ओर से काफ़ी लंबे कद के पुरुष और महिला भी निकल कर आए। ये तो किसी और ही जाति के लग रहे थे। ये मनुष्य से काफ़ी मिलते जुलते थे, लेकिन दिखने में काफ़ी वाष्पशील थे। जो लड़कियां थीं वे बेहद 18 से 25 साल की आयु की होंगी। सबके लंबे बाल थे जो या तो खुले छोड़ दिए जाते थे या नीले या गहरे रंग के रिबन से बंधे हुए थे। स्त्रियां और पुरुष काफ़ी मौन थे, बिल्कुल मौन थे वो सब। इस समूह के लगभग 35 सदस्य होंगे और उन सबके साथ में संगीत संबंधी कुछ वाद्य यंत्र थे। वे वायलिन से कुछ भिन्न थे। अक्सर पाश्चात्य देशों के वाद्य वृंदों से प्रयोग होने वाले सेलो, क्लेरिनेट और बांसुरी जैसे वहाँ पर वो वाद्य थे। वे लोग बैठे नहीं, पर इस तरह खड़े हुए जिससे सम्मान वाद्य यंत्र वाले लोग एक साथ खड़े हो। सब मिलाकर एक वृंद सा बना हुआ था और वे छोटे लोगों के समूह से लगभग 20 गज दूरी पर खड़े थे। हवा का एक झोंका भी नहीं आ रहा था, पर उन विशाल पेड़ों की शाखाएं झूम रही थी। 2 मिनट तक एक विस्मयकारी मौन वहां पर छाया रहा। फिर एकाएक उन बोनों ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। लगभग उसके साथ साथ ही धीमी आवाज़ में कुछ गाना भी शुरू कर दिया। उस ढोल की आवाज़ से एकदम मिल रहा था उनके शब्दों का सौंदर्य बरकरार रहा। स्पष्ट है कि ये कोई आध्यात्मिक गीत या मंत्र था, क्योंकि वहाँ के वायुमंडल में मानो कोई शक्ति उड़ेल दी गई हो, जो सबकी ओर व्याप्त हो गई थी। शायद यही वे करना चाह रहे थे। इस गीत के लगभग 6 छंदों के बाद मुख्य वाद्य वृंद बजना आरंभ हुआ। उस संगीत के सौंदर्य और शब्दों के बयान करना कठिन है, जो पीछे बजने वाले ढोल और गीत की आवाज़ के साथ घुला मिला था। आवाज़ बहुत ऊंची नहीं थी, पर वह स्वर संगीत बजाया जा रहा था। सो सॉरी गाइस, वहाँ पर ऊपर थोड़ी सी चल रहा है काम, तो उसकी आवाज़ आपको मे भी परेशान ना करे। मेरी आवाज़ आपको क्लियर ही होगी। और एक मुख्य भाग था, अलग अलग तय लय थी, ताने थी। मतलब उसने इस बारे में वो चर्चा कर रहा है कि कहाँ कहाँ उस सूक्ष्म यात्रा में जहाँ वो घूम रहा था क्या क्या चीज़ें थी। फिर बोलता, मैंने ऊपर की ओर देखा। पहले तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, कोई व्यक्ति भी नहीं। कुछ देर बाद आचार्य ने मेरा ध्यान एक पेड़ की तरफ खींचा जो उस गलियारे के दूसरी ओर था। उसने शिखर पर मैंने देखा एक सुंदर लड़की पेड़ की शाखाओं के बीच में बैठी थी। उसके बाल उसके पीछे लहरा रहे थे और इसी सुरीली आवाज़ में थी। इस स्वर संगीत को खूबसूरत और भी बना रही थी। वह उच्चतम स्वर की गायिका थी, सोप्रानो। उसका नाम सोप्रानो था। शायद कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। वह इतने पवित्र स्वर में गा रही थी, मेरा मन रोने को हो आया कि इतना सुंदर गा रही थी। ऐसा लगभग 10 मिनट तक चलता रहा। कुछ देर वाद्य यंत्र बजते हुए वह लड़की एकल स्वर में गाती, उसके बाद गीत संगीत एक साथ चलता। फिर धीरे धीरे एक शक्ति सृजन होने लगा। उसके लिए सब कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिसके लिए कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया हो, तो उसके बाद एक ताल बजाई गई, उसमें सभी सम्मिलित था। ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। वह स्वर संगति एकदम विलीन हो गई। मौन सत्वता में हमें घेर लिया। मैंने उस पेड़ की चोटी की ओर देखा। वहाँ जो गायिका बैठी थी वह वहाँ नहीं थी।
जबकि समूह और बोने भी सब वहीं थे, पर वो ज़मीन पर बैठ गए थे। जंगल में से एक वयोवृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी बड़ी सी दाढ़ी लहरा रही थी। उसने औपचारिकता की जैसी पोशाक पहन रखी थी। वह धीरे धीरे चलकर उस मैदान के मध्य में आया। किसी अदृश्य देवी देवता से अनुनय विनय की मुद्रा में हाथ ऊपर उठाए और कुछ स्तुति करने लगा। गायकों के दोनों समूहों के सदस्यों ने सिर झुकाकर उस स्तुति को ध्यान से सुना। मैं एक अक्षर भी उसमें से समझ नहीं पा सका। मुझे पता है कि वह प्रार्थना थी। संभवतः जो काम अभी अभी पूरा किया था उसकी सफलता के लिए प्रार्थना की गई थी। गायकों ने भी कामना की कि उनका लक्ष्य पूरा हो। फिर एकाएक सब कुछ समाप्त हो गया और फिर एक बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप जंगल की ओर चला गया। जो वह बूढ़ा व्यक्ति थी जंगल की तरफ चला। गायकों ने दोनों समूह अब खड़े हो गए। मैदान से चलते चलते सब अदृश्य हो गए। ये सब देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ, वहां से हिलने को मेरा मन ही नहीं कर रहा था। एक धक्का सा लगा। आचार्य ने मुझसे कहा, बस आज कार्यक्रम इतना ही था। जरूर जानना चाहूँगा कल सुबह तक तुमने इसको याद रख पाओगे या नहीं। मैं बिल्कुल स्तब्ध था और ऐसी हालत में था कि फिर भी हम दोनों खड़े हो गए। पेड़ों के बीच में उस छोटे से रास्ते से लहराते हुए घर की ओर चल दिए। आचार्य ने मुझे आयोजन के ध्येय से बारे में बताया था। ज़रूर मुझे ठीक से याद तो नहीं है, पर उसने क्या कहा था मेरा दिमाग अभी घूम ही रहा था कि इस अद्भुत आध्यात्मिक प्रभाव के बारे में मैं सोच ही रहा था। तो ऐसी चीज़ें चलती रही माय डियर फ्रेंड्स। तो वो उसने ये कहा, देव जाति में उत्कृष्ट और जिस प्रकार हमारी विकास व्यवस्था में कोई एक व्यक्ति अत्यधिक उन्नत होता है, उसी तरह वह व्यवस्था में भी थी। वह वृद्ध व्यक्ति एक पादरी जैसा था और उस व्यवस्था में पुरोहितों जैसा कर्म करता था और इसी प्रकार उन्नत हो रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मानव जगत में उन्नत होता रहता। फिर वो एकेडमी पहुंच गए। प्रवेश द्वार में पूरी तरह से उन्होंने देखा, इमारत की तस्वीर को देखा। साफ साफ रखना बहुत महत्वपूर्ण है अपने मन को। उन्होंने ये बोला, मैं उससे भविष्य में कैसे मिल सकता हूँ, ये बोला उसने। मैं अपने प्रयासों से भवन तक पहुँच जाऊँ उसकी जगह। आचार्य ने मुझे जवाब दिया, मैं साधारणतः उसी कमरे को उससे पा सकता हूँ जहाँ पहली बार बैठी मिली थी वो, क्योंकि सूक्ष्म लोक में भीड़ तो है नहीं, इसलिए जहाँ तुम काम करते हो वह जगह तुम्हारे लिए बनी ही रहती है। फिर भी उसने डेफनी से कहा कि वह मुझे अपनी रहने की छोटी कुटिया अवश्य दिखा दे। यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने हम दोनों को साथ लेकर कुटिया देखने को कहा। ये वह एक अकेडमी के ऊपर से लहराती हुई आगे आगे चली। मुझे ये देखकर अचंभव हुआ कि इस विशाल भवन के पीछे लगभग आधा मील दूरी पर एक मिनी गार्डन सिटी बनी थी। उसमें छोटे छोटे घर थे पर खुले खुले थे, कुछ दूरी पर बने थे और आसपास के एक एकड़ ज़मीन खाली थी। साफ नज़र आ रहा था कि हर वासी ने ना केवल अपना घर ही बनाया था बल्कि अपना एक बगीचा भी बनाया था। सबके घर अपनी मनपसंद के थे, अलग अलग थे, खूबसूरत थे। उसने बोला, वो सब अपने अपने दक्षिण फ्रांस के घरों की याद दिलाते हैं वो घर। जैसे पूर्वी देशों में मंदिरों में मिलते जुलते थे वैसे ही घर थे। आचार्य ने ये सब नोट कर लिया। मुझे अलग अलग किस्म के वास्तु में रुचि है, इसलिए उसने मेरा ध्यान ऐसे दो घरों की ओर खींचा जिसमें गुंबद मुस्लिम मस्जिदों की तरह थे। उसने मुझे बताया कि उन लोगों के ये घर हैं जो विशेष रूप से ध्वनि संबंधी विशेषताओं से युक्त हैं। तो माय डियर, मैं इतना ही आज आपको पूर्ण करती हूँ इस वक्त अपने आप को विराम देने के लिए, क्योंकि अभी आगे का मोर्चा कल, क्योंकि आगे बहुत कुछ है जानने वाला जो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे ये बुक आपके साथ पूरी तरह शेयर करनी थी कि कैसे हम अपनी यात्रा कैसे कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कैसे वो अपनी सूक्ष्म यात्रा वो पीटर रिशेलू कर रहा है आचार्य जी के साथ। वहाँ उसे डेफनी भी मिलती है, बहुत सारे लोग उसको मिलते हैं, तरह तरह के लोग ऊपर भी हैं। तो हम लोग तो ज़िंदगी में डर डर के जिए ना कि हम मर जाएंगे तो ये हो जाएगा, हमें कुत्तों का जन्म मिलेगा, हमें जानवरों का जन्म मिलेगा। गाइस, अनुभव अपना अपना है। मनुष्य योनि हमने ये सब जो पाई है इस वक्त 84 लाख पूरी करके ही पाई होगी, ठीक है, तभी मनुष्य का जन्म। अब इतनी जल्दी अब कुत्ता बिल्ली नहीं बनने वाला, तो इसलिए डरना मना है। मैं हर एपिसोड में कहती हूँ डरना बिल्कुल मना है। डरने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। डरने से हम डर डर के मरते हैं माय डियर फ्रेंड।
तो अपने हार्ट चक्र को बिल्कुल अच्छा रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और मेरे साथ ऐसे ही लोटस कॉलिंग के साथ जुड़े रहिए। जब ये बुक ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम दूसरी एक और बुक शुरू करेंगे विद मेडिटेशन। थोड़ी मेडिटेशन उसमें होगी और थोड़ी 1-2 पेज में बुक के सुनाना चाहूँगी। असेंशन या न्यू एनर्जी से हम स्टार्ट करेंगे या और बुक हम देखेंगे थर्ड आई बुक, थर्ड आई मास्टर के साथ, तीसरा नेत्र कैसे, उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं हम लोग माय डियर फ्रेंड्स। तो ये मैं इसलिए सुना रही हूँ, कई लोगों को पढ़ने नहीं आती या पढ़ नहीं पाते। कई बुज़ुर्ग लोग होते हैं बहुत दुखी हो जाते हैं कि पढ़ नहीं पाते लेकिन वो सुन पाते हैं ना। तो ये मेरा वीडियो देखें और सुनते रहिए, ये एक आत्मा की यात्रा। लेकिन जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं, जो भी बड़े लोग हैं, उनको ये सुनना बेहद ज़रूरी है गाइस। ये समय का दौर ऐसा चल रहा है, अपना ध्यान अपनी जागरूकता की तरफ लेके आए मास्टर्स। जब आप जागरूक रहेंगे तब ये चीज़ें अच्छे से सुन पाएंगे और उसको सहज निभा भी पाएंगे और सोचेंगे यस हमें मेडिटेशन कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मेरे लोटस कॉलिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एंड शेयर ज़रूर कर लीजिए। इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। लेकिन पूरी बात मेरी सुना कीजिए, पूरी मैं कहानी जो बता रही हूँ सुनिए बड़े ध्यान से, डीपली गहराई के साथ। थैंक यू सो मच।